नमस्कार। कल मैंने आपको उपेंद्र विक्रम सिंह और उनके साथ के 3 व्यक्तियों की कैंट जैसे सबसे सुरक्षित इलाके लखनऊ में हुई हत्या के बारे में बताया था। बहुत ही विभत्स, बहुत ही जघन्य और दिन में की गई ये बहुत ही सनसनीखेज हत्या थी। पूरा शहर एक बार फिर से हिल गया और जैसा कि होता है कि ये अगले दिन अखबारों में तरह तरह की बातें। पुलिस पहले से ही बहुत दबाव में थी, बहुत ज़्यादा दबाव में थी और इस तरह की हत्या जिसमें एक पुलिस वाला भी मारा गया हो और एक वीआईपी लाल बत्ती की गाड़ी में सफ़ेद एम्बेसडर कार में चलने वाला व्यक्ति, उसकी हत्या हो, बल्कि गाड़ी में बैठे सभी चारों लोगों की हत्या हो जाए। आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि उस समय पुलिस पर क्या दबाव रहा होगा। तरह तरह के किस्से कहानी हमेशा की तरह फिर शुरू हो गए। हालांकि हम लोगों को इसमें कोई शक नहीं था कि किसने मारा होगा, लेकिन फिर भी अखबार वालों ने अपनी अपनी तरह से पहली बार अलग अलग नाम अखबारों ने खोलने शुरू किए। किसी ने बताया कि सत्तू पांडे है, किसी ने बताया बनारस के लड्डू सिंह का गिरोह है। इस तरह की बातें अलग अलग समाचार पत्रों में लगातार छपती रहीं। यहाँ बताना मैं चाहूँगा कि शिव प्रकाश को छपास का भी रोग था। वो हमेशा ये देखा करता था कि अखबारों में उसके बारे में क्या छप रहा है, कितनी उसकी जैसे बहादुरी के किस्से जो कहते हैं वो कैसे किस तरह से छप रहे हैं। मैंने आपको बताया कि उसका सूचना तंत्र बहुत मजबूत था। उसने गोरखपुर के और आसपास के लड़के जो लखनऊ में रहते थे उनको कुछ पैसे देकर, या वो हमेशा तत्पर रहते थे उसके लिए कुछ काम करने के लिए, तो तमाम लड़कों की उसने ये प्रतिभा को पहचाना कि सारे अखबार सुबह पढ़ लेते हैं और उनसे ही सुबह बात करके पेजर के माध्यम से, या कभी कभी उनको किसी दूसरे से खबर करा के कि इस पीसीओ पे बात करके भैया से बात कर लीजिए, तो वो एक तरफ से किस अखबार में क्या निकला हुआ है इस तरह की बातें उसको बताया करता था। थोड़ी देर बाद, थोड़े दिन बाद, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन निकल गया और उसे ये लगा कि लोगों को डाउट हो रहा है कि हत्या किसने की है। ये भी छपा था कि शिव प्रकाश का ही लगता है, इतने हथियार, इतनी ढेर सारी गोलियां, अपराध करने का तरीका, ये सब देख के कुछ लोगों ने लिखा। लेकिन इस बार कुछ डाउट अलग अलग, चूँकि उपेंद्र विक्रम सिंह का भी अपना इतिहास बहुत अच्छा नहीं था, उसकी तमाम दुश्मनियाँ थीं, तो उसको लेके लोगों ने दूसरे गिरोहों पे शक भी किया और उसके बारे में लिखना भी शुरू किया। उसने एक प्रतिष्ठित अखबार के संवाददाता को फ़ोन किया और फ़ोन करके उसको बताया कि आपको किसने बताया कि ये किसने किया है, आपकी ये जानकारी कहाँ से है, और उसको ये बताया कि गलत नहीं लिखना आइंदा से, वरना मैं तुमको भी देखूंगा, और अपना नाम भी बताया कि मैं फला हूँ। वो बेचारे घबरा गए। उन्होंने अरुण कुमार साहब से संपर्क किया, अपनी पूरी बात बताई कि साहब इस तरह से इस नंबर से फ़ोन आया था, वो इस तरह की बात कर रहा था। रिकॉर्डिंग का उनके पास कोई साधन नहीं था कि वो कॉल को रिकॉर्ड कर सकते। खैर, उन्होंने जो बताया नंबर हम लोगों ने उसका ट्रेस किया तो पता लगा नेपाल का ही पीसीओ, नेपालगंज एक कस्बा है नेपाल में, वहाँ के एक पीसीओ का ये नंबर निकला था। हमें कोई शंका नहीं थी कि किसने किया है। हालांकि अगले दिन अखबार में उन्होंने दूसरे गैंग के नाम लिखना बंद कर दिया, लेकिन अभी भी इसका नाम उतनी प्रमुखता से नहीं लिखा जा रहा था। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि पहले से ही लोगों को ये बताया जा रहा था कि साहब वो शहर में ही है, शहर में ही है, और कहीं कहीं लोग ये मना कर रहे थे कि अरे साहब ये हर बार ऐसे ही होता है, और अभी कहाँ वो आएगा, अभी तो उसको इतना पैसा मिल गया है, अभी तो उसने रैंसम वसूला है। उसके बारे में मुल्ला ज़रोरा ने ये बताया था, उसके बारे में ये बताया था, अभी वो यहाँ नहीं है, वो कहीं और है, और ये घटना हो गई। तो अपनी उस बात को सही साबित करने के लिए कि वो नहीं था, कोई और था, इस तरह की बातें वहाँ होने लगी। समाचार पत्रों में ज़्यादा इस तरह की बातें लिखी जाने लगी। तो और ये भी हो सकता है कि किसी ने ध्यान भटकाने के लिए कि पुलिस कहीं और काम करना शुरू करे, तो इन लोगों को कोई सेफ पैसेज जहाँ
मिलना चाहिए वहाँ मिल जाए, क्योंकि अब उसके धीरे धीरे काफ़ी इंटरेस्ट होने लगे थे, बहुत लोगों से उसके संपर्क हो गए थे, कुछ पॉलिटिकल लोगों से संपर्क हो गए थे, कुछ व्यापारियों से जिससे उसने पैसे की लेन देन कर ली थी उनसे संपर्क हो गए थे, डरा धमका के और लोगों के बारे में जानकारी ली जाने लगी थी। इसी बीच में पुलिस पर इतना जो दबाव बनता गया कि पुलिस कुछ कर नहीं रही है और अभी तक इतनी सनसनीखेज घटनाएं हो गई हैं और पुलिस किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है, अभी तक इस गैंग को तोड़ा नहीं जा सका है, और इस तरह की बहुत ढेर सारी बातें जो पुलिस की नाकामियों की तरफ, पुलिस की कि साहब पुलिस कुछ नहीं कर रही है, बेवकूफ़ बना रहे हैं, किस्से कहानी सुनाते हैं, इस तरह की बातें, और यही बात कमोबेश अधिकारियों के दिमाग में भी धीरे धीरे भरी जा रही थी। वो लोग भी अखबार पढ़ते थे और इस तरह की बातें मीटिंग में रिफ्लेक्ट होने लगी। अरुण कुमार साहब ने घटना के 3-4 दिन बाद सबको बुला के यही कहा कि भाई मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि वो यहीं पर है, हमारी सूचना बिल्कुल सही थी और देखिए उसने ये वारदात कर दी। हालांकि अभी भी पूरी तरह से ये कहा नहीं जा सकता कि उसी ने की है, लेकिन अंदाज़ यही है कि उसी ने ये घटना की होगी। हम लोगों ने कहा साहब हम लोग भी जो जितनी कोशिश कर सकते थे वो कर ही रहे थे। आप देख रहे थे सभी स्कूलों के गेट के बाहर सुबह सारी टीमें लग जाती थीं, क्योंकि मूलराज अरोरा की किडनैपिंग से बहुत डरे हुए थे सभी लोग कि कहीं किसी दूसरे बच्चे की किडनैपिंग ना हो। अभी उस पर काम करने के लिए कोई एक गाड़ी मिली थी, उसमें कुछ कागज़ मिले थे, कुछ पैम्फलेट मिले थे, उसके सिवा हमारे पास फिर कोई क्लू नहीं था। क्लू सिर्फ इतना था कि जो जहाँ बता दिया करता था कि साहब यहाँ देखा गया, वहाँ देखा गया, हम लोग बस उसी पर काम करने लगते थे। इसी बीच में 8 नवंबर को एक और बड़ी घटना हो गई। 8 नवंबर को महानगर से जो कोका कोला की बॉटलिंग प्लांट के सबसे बड़े व्यवसायी हैं, आप उत्तर भारत में कह लीजिए, लक्ष्मण दास लधानी, उनके बेटे विवेक लधानी की किडनैपिंग हो गई। शाम को वो महानगर के अपने ऑफिस से निकल रहे थे और एक लाल रंग की स्टीम गाड़ी में कुछ लोगों ने उनको ओवरटेक करके उसको खींच के अपनी गाड़ी में बिठाया, हवा में फायर किए और उसके बाद वो गाड़ी वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद रैंसम कॉल भी उनके फादर के पास आ गई कि आप 5 करोड़ रुपए दीजिए, और रैंसम कॉल इस बार श्री प्रकाश शुक्ला के ही नाम से आई। तो अब आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये कहा जा रहा था कि बार बार कि और किडनैपिंग होगी और किडनैपिंग होगी और किडनैपिंग होगी, और किडनैपिंग हो गई। उधर मुर्लाज अरोरा की हुई, मुर्लाज अरोरा के बाद विवेक लधानी की किडनैपिंग फिर हो गई। पुलिस उसमें परेशान रहने लगी, जूझने लगी। फिर वही पुरानी सूचनाएं, पुराने लोग, जितने भी कांटेक्ट के लोग हैं। गोरखपुर में एक टीम परमानेंट वहीं टिकी हुई थी। अब तो धीरे धीरे एक टीम का बिहार से भी आना जाना हो गया था कि आखिरकार पता तो लगे कि वो किस तरफ कैसे उसने मूवमेंट किया है। लेकिन ये घटना ऐसी थी। इस घटना में विवेक को दिल्ली ले जाया गया, दिल्ली में उसे एक फ्लैट में रखा गया, बातचीत होती रही। बातचीत के बाद करीब करीब 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा ही इसकी रैंसम वसूली गई और विवेक अपने घर आ गया। हम लोग भी इसके बारे में सूचना, अब धीरे धीरे हमें टेलीफोन के बारे में, मोबाइल फ़ोन के बारे में, क्योंकि अब सारी बातें मोबाइल फ़ोन से शुरू हो गई थी उसके गैंग की, तो हम भी धीरे धीरे उसकी जानकारी में लग गए कि आखिर इससे हम कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इतना ही कर पा रहे थे कि जो कॉल डिटेल रिपोर्ट किसी नंबर की मिलती थी, उसमें जितने नंबर अपीयर होते थे वो नंबर कहाँ के हैं और उसकी लोकेशन कहाँ है, इतने से हम लोग के सिर्फ इतनी जानकारी से हम आगे बढ़ पा रहे थे। उस पर जो लैंडलाइन के नंबर थे, अगर वो किसी के घर के निकल आते थे, उसको लाने पर कुछ न कुछ पता लग जाता था कि उसके लड़के के, उसके या उसके खुद के संपर्क में हैं। कभी कभी वो पीड़ित व्यक्ति भी होते थे, कभी कभी वो श्री प्रकाश और उसके साथियों के सहयोगी भी होते थे। तो अब धीरे धीरे इसकी जानकारी होने लगी थी। लेकिन इसी बीच इतना सब होने के बाद जो उसका खौफ था
वो बिल्कुल सब के ऊपर साफ दिखाई देने लगा था। और डीजी ऑफिस में मीटिंग बराबर होने लगी थी, शासन से बहुत दबाव था। फिर ये हुआ कि अच्छा अब कोई किडनैपिंग नहीं होनी चाहिए। फिर शहर के प्रमुख बाज़ारों में शाम को, फिर वही स्कूलों का में सुबह शाम की कहीं किसी अब बच्चे की किडनैपिंग, क्योंकि 2 बड़ी किडनैपिंग हो चुकी थी। मुल्ला ज़रोरा की किडनैपिंग हो चुकी थी और विवेक लधानी की किडनैपिंग हो चुकी थी। फिर हम लोग उसी स्कूल में, स्कूलों के सामने, क्योंकि और कोई दूसरी सूचना ऐसी नहीं थी जिस पे हम काम कर सकें, तो ये हुआ कि अब कोई खाली बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। चांस एनकाउंटर जैसे जनपद में हुआ था, उसी को दिमाग में रख के हम लोग सोच रहे थे कि हो सकता है इसी तरह फिर कहीं अचानक भेंट हो जाए, तो उसके टारगेट्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, इस पे विचार करके फिर स्कूल में बच्चों की तरफ, जहाँ जहाँ पर बड़े उद्योगपतियों के बच्चे पढ़ते थे लखनऊ के, वहाँ पर हम लोगों ने फिर से निगरानी शुरू की। हम फिर वहीं करामत पहुँचे और फिर जैसा आप जानते हैं कि बिना पूरी बात जाने हुए कोई भी टीचर, कोई भी प्रिंसिपल अपने यहाँ जब किसी को आने की इजाज़त देता है या ये कहता है कि ठीक है साहब 2 घंटे आप यहाँ खड़े हो सकते हैं या यहाँ बैठ सकते हैं, तो वो टीचर अपनी, जिसको वो कहते हैं ना कि उसकी अपनी उत्सुकता होती है, वो बिना उसके पूरी बात जाने वो कोशिश यही करता है कि क्यों है ऐसा, तरह तरह से पता करने की कोशिश करता था। उस दिन मैं जब कई दिन बाद फिर से करामत गया, तो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी साइमा खालिक, तो उन्होंने फिर वही पूछा कि साहब आप फिर आ गए, आप बात क्यों नहीं बताते हैं, हम सब हो सकता है हम आपकी उसमें कोई हेल्प कर सकें। लेकिन बात इतनी थी कि किसी को कुछ बताना नहीं था। हम जानते थे कि अगर ये पता लग जाएगा कि हम किडनैपर, पॉसिबल किडनैपिंग या पॉसिबल किडनैपर के चक्कर में यहाँ घूम रहे हैं, तो बहुत दहशत हो जाएगी। खैर कई दिनों तक ये रूटीन चलता रहा, लेकिन कोई बहुत सफलता मिली नहीं। और फिर 12 नवंबर को अरुण कुमार साहब का भी स्थानांतरण हो गया। इस पूरे घटनाक्रम में जब से श्री प्रकाश ने अपनी आमद रफ्त शुरू की लखनऊ में, तब तक हमारे 3 सबसे अच्छे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्थानांतरित हो चुके थे थोड़े थोड़े समय में। और उन पे बकौल अखबारों के, बकौल बाकी लोगों के साहब इसको खोल ना पाने, इसको पकड़ ना पाने, इसके इस तरह की घटनाओं को रोक न पाने के आरोप उन पे लगते रहे। और तीनों ही आउटस्टैंडिंग अफसर, बाद में भी और पहले भी, सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात आप क्यों कहते हैं, पुलिस की फेटर्निटी में रजनीकांत मिश्रा साहब, सुभेश कुमार सिंह साहब और अरुण कुमार साहब का अपना अलग स्थान है। लेकिन उस काल में, उस कालखंड में जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला ने अपनी दहशत कायम की थी, उस कालखंड में ये तीनों बेचारे स्थानांतरित हो गए। उनके स्थानांतरण के बाद थोड़ी सी हम लोगों में भी मायूसी आई, क्योंकि अरुण कुमार साहब बहुत ही हार्ड टास्क मास्टर थे, बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके वो इस पूरे जो हमारा अभियान था उसको आगे बढ़ा रहे थे। फिर एक समय आया कि साहब अब मुश्किल लगता है कि ये इस तरह से कैसे इसको न्यूट्रलाइज़ किया जाएगा। फिर कई घटनाएं बीच में छोटी छोटी हुई, कुछ तो लखनऊ के बाहर हुई, और अब उसका दिमाग इतना ख़राब हो गया कि अब वो बड़े नेताओं, मिनिस्टर्स, उस समय के जो उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त थे, उनको, एक तत्कालीन लखनऊ के कैबिनेट मंत्री थे, इनको धमकाना शुरू कर दिया। बात सिर के ऊपर हो गई। अजय राज शर्मा साहब पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, और उसके बाद फिर वो उनका कहीं और स्थानांतरण हो गया था। एक दिन इनको तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी ने उन्हें बुलवाया, और जैसा कि उनकी अभी जो बाइटिंग द बुलेट किताब आई है, उसमें उसका उद्धरण उन्होंने दिया है। हालांकि हम लोगों के संज्ञान में नहीं था, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और श्री अजय राज शर्मा जी की आपस में बात हुई थी। उन्होंने बुलाया, उन्होंने बताया कि भाई ये इसका दिमाग इतना चढ़ गया है कि अब वो चीफ मिनिस्टर
को भी अपने रास्ते से हटाने या उनके ऊपर भी दांव आजमाने की बात करने लगा है। ये बात बहुत गंभीर थी। अजय राज शर्मा साहब ने कहा कि ये तो बात बहुत गंभीर है। उनसे ये कहा गया कि कल आप आके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का फिर से चार्ज संभालें। अजय राज शर्मा साहब ने अपनी शर्त रखी। उन्होंने कहा साहब, हम अपनी मनचाही टीम, हम चूँकि इतने दिन यहाँ रह के और हम ये देख चुके हैं कि कौन इस पे काम कर सकता है, कौन इस पे काम नहीं कर सकता है, किसके बस का है, कौन सिर्फ ये किससे कहानी सुना के अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो इसके पहले कि हम आके वहाँ ज्वाइन करेंगे, हमें अपने मन माफिक टीम चयन करने का मौका मिलना चाहिए। ये अधिकार आप हमें दें, हम अपनी एक टीम खड़ी कर देंगे और उसके बाद हम निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे कि वो उसको हम अकाउंट फॉर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, इस पर आप अपनी टीम लीजिए, लेकिन अब बहुत हो गया है, अब त्राही हो गई है। यहाँ लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी में जिस तरह से हत्याएं हुई हैं खुलेआम, इस तरह की हत्या न पहले कभी हुई थी और न वर्तमान में कहीं और पर इस तरह की हत्या है। श्री कल्याण सिंह जी अपनी सख्ती के लिए मशहूर थे। उस अपराध और अपराधियों से किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ उन्होंने पहले भी कभी नहीं किया था और उनके मुख्यमंत्रित्व काल में इस तरह की घटना हो तो उन्हें ये बात नाखुशगवार गुजर रही थी। उन्होंने लौट के उनके यहाँ से, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से लौट के और लोगों से संपर्क किया। अरुण कुमार साहब ने भी, अरुण कुमार साहब बुलाए गए, चूँकि सबसे बाद में उन्होंने ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके और उस गैंग के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ इकट्ठा कर ली थी। दुर्भाग्य था उनका कि उनके पीरियड में हम लोग नहीं पहुँच पाए जहाँ पहुँचना चाहिए था, लेकिन उनको बुलाया गया, उनसे कहा गया कि इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इच्छा व्यक्त की है और आपके साथ उस समय जो लोग थे आप उनसे पूछ लीजिए, हम एक अलग से यूनिट बनाएंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ श्री प्रकाश शुक्ला पे काम करेगी। अरुण कुमार साहब ने कहा कि साहब बिल्कुल ठीक है, और उसमें जिन जिन लोगों की, बोले ऐसे मत मुँहज़बानी मत करिएगा, आप उनसे एक अंडरटेकिंग ले लीजिएगा कि हाँ वो आपके साथ एक स्पेशल यूनिट में जो सिर्फ श्री प्रकाश शुक्ला के लिए बनाई जाएगी उसमें काम करने को तैयार है। हमें ध्यान है मई में, अप्रैल या मई में दोपहर में बहुत तेज़ धूप थी। अरुण कुमार साहब उस समय हट चुके थे एसएसपी लखनऊ के पद से। एक दिन वो अपने निजी वाहन से कैसरबाग में एसपी सिटी साहब के कार्यालय में आए। मैं और सत्येंद्र सिंह साहब वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने हम दोनों लोगों से कहा कि इस तरह की बात कही गई है, अजय राज शर्मा साहब संभवतः कल परसों में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का पदभार ग्रहण कर लेंगे और उन्हें सिर्फ इसी काम के लिए पुनः उत्तर प्रदेश का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया जा रहा है और नए आदमियों को शामिल करने से फिर किस्सा नए सिरे से काम शुरू करना होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। सरकार ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया नहीं है, तो अगर आप लोग सब जो उस समय टीम में काम कर रहे थे, अगर सभी लोग मिलके, बहुत छोटी सी टीम 10, 12, 15 लोगों की, अगर सब लोग सहमत हों तो हम लोग हामी भर दें और हम लोगों की एक अलग से यूनिट बना दी जाए। उस समय जब उन्होंने ये बात कही तो हम लोगों के दिमाग में तमाम तरह की शंका भी थी कि इसका ऑफिस कहाँ होगा, हम किसके अंडर में होंगे, हम जिला पुलिस में ही रहेंगे या जिला पुलिस से अलग किसी दूसरी यूनिट में हम नियुक्त किए जाएंगे। ये सारे सवाल हम लोगों ने उनसे पूछे और चूँकि वो भी उसी के पार्ट एंड पार्सल थे तो कुछ का जवाब तो उन्होंने दिया, कुछ का कहा कि भाई ये सब चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। लेकिन इसके पहले कि हम ये चीज़ें क्लियर करें, आप सब लोगों की सहमति चाहिए। बिना आप लोगों के, जिन लोगों के साथ इतने दिन से काम किया गया है और सारे स्टॉलवर्ट जो क्राइम के हैं, पुलिस के हैं, उनके साथ आप लोगों ने सिर्फ इसी पे काम किया है, चाहे वो रजनीकांत मिश्रा साहब हों, चाहे सुभेश कुमार सिंह साहब हों, चाहे अपने लिए उन्होंने कहा कि चाहे आप मेरे साथ इतने दिनों से आप लोगों ने काम किया है, तो नए टीम के साथ ये काम करना संभव नहीं है क्योंकि अब इसकी इतनी दहशत है। पुलिस की वर्किंग को हम भी जानते हैं कि मुंह पे तो ज़रूर लोग कह देंगे कि हाँ साहब हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, और फिर वही शुरू हो जाएगा कि किस तरह से बस पाला छू के भागने की बात हो, घर बैठे किस तरह से सूचना
अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करके और फिर वो डायरी पढ़ पढ़ के बताने लगेंगे साहब ये होगा, लेकिन जब मौके की बात आएगी तो बहुत कम लोग तैयार होंगे कि हम चल रहे हैं, आज वहाँ आने वाला है, वहाँ आज हमारा उसका मुकाबला होगा। हमने और सत्येंद्रवीर सिंह साहब ने अपनी बात कह दी कि हाँ साहब, हाँ बिल्कुल है। एक प्रार्थना पत्र वहीं पर अरुण कुमार साहब ने लिखा जो डीजी साहब के नाम था, और उसमें हमने और सत्येंद्रवीर सिंह साहब ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कि हम एक अलग टीम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ शिव प्रकाश शुक्ला पे काम करें। पीड़ित भी हम ही लोग सबसे ज़्यादा थे। हम ही लोगों के समय में हमारे अधिकार, हमारा जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन था, जहाँ हम जहाँ जहाँ रहे, चाहे हम सीओ हजरतगंज रहे, चाहे सीओ कैसरबाग रहे, सत्येंद्रवीर सिंह साहब एसपी सिटी रहे, इस पूरे पीरियड में सारी बड़ी घटनाएं हम लोगों के पीरियड में ही हुई थी। तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे और ये लगता था कि जब तक इसके विरुद्ध हम प्रभावी कार्रवाई नहीं कर लेंगे, हम अपने आप को साबित नहीं कर सकते। लोग हम पे यकीन नहीं करेंगे, अधिकारी भी हम पे यकीन नहीं करेंगे। इसी के कारण हम लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त की कि साहब हम एक अलग यूनिट में काम कर सकते हैं। हम लोगों से वो लिखवा के, बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब लोग पसीना पसीना हो गए थे, लाइट भी शायद इस समय थोड़ी देर के लिए चली गई थी। अरुण कुमार साहब हम लोगों से वो सहमति पत्र लेकर वहाँ से चले गए और ये उन्होंने बताया कि थोड़े दिन में एक अलग से आदेश हो जाएगा। ये ज़रूर उनसे कहा गया कि सर इसके लिए बिल्कुल अलग, आप जानते हैं कि इस बीच में हम लोगों ने सूचनाएं लीक न हो इसके लिए कितनी सावधानियां बरती हैं। तो इसकी अलग बिल्डिंग हो और बेशक वो 2 ही 3 कमरों की हो, लेकिन अलग हो, हम लोगों का पूरा सेटअप अलग हो, हमारी गाड़ियां अलग हों, हमको टेलीफोन मिल जाए और फिर काम करने में ऐसी कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। 3-4 दिन बाद ही एक आदेश शासन से हुआ कि मैं अपने भार सीओ कैसरबाग से मुक्त किया गया। श्री सत्येंद्रवीर सिंह साहब अपने पद एसपी सिटी लखनऊ के पद से मुक्त किए गए और अरुण कुमार साहब भी उस समय उसका नाम कुछ नहीं दिया गया था, सिर्फ ये हुआ कि साहब एक यूनिट अलग से बनाई जाएगी जो उस समय एसओजी चूँकि ज़िलों में चलती थी, तो कॉमन रूप से ये लोगों ने कहा कि साहब ये डीजी साहब की एसओजी होगी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप डीजी साहब का होगा। उसके लिए कक्ष तलाशने की बात हुई, बताया गया कि साहब डीजी ऑफिस में ही आप लोगों को एक कमरे का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। अरुण कुमार साहब ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा साहब यहाँ पे सभी वरिष्ठ अधिकारी बैठते हैं, दिन भर यहाँ किसी अधिकारी से मिलने के बहाने कोई नेता, कोई और आदमी ऐसा आएगा और फिर वो हम इंडिपेंडेंट तरीके से, गोपनीय तरीके से अपने काम को नहीं कर पाएंगे। हमें इस डीजी ऑफिस से या किसी थाने की बिल्डिंग से भी अलग कहीं पर जगह दे दी जाए जहां हम बिल्कुल अलग होके अपना काम कर सकें, क्योंकि अपने लोगों की जान की भी सुरक्षा हमें करनी है और हमें प्रहार भी करना है कि हम उसे जल्दी से जल्दी मार पाएँ या उसको गिरफ्तार कर पाएँ। बात ये मान ली गई। फिर कोशिश की गई कि किसी पुरानी सरकारी भवन में हम लोगों को जगह मिल जाए। इसी बीच में हम लोगों ने जब पद छोड़ दिया अपना, हमारी सरकारी गाड़ी तुरंत ले ली गई। हमारे टेलीफोन के जो लैंडलाइन के कनेक्शन थे वो काट दिए गए। हमें जो फॉलोअर मिलते थे, हमें का मतलब मैं भी और सत्येंद्रवीर सिंह साहब भी, अरुण कुमार साहब से तो पहले ही ये सुविधाएं ले ली गई थी और लिटरली हम लोग पैदल थे। ऐसे में अरुण कुमार साहब ने एडीजी एलओ साहब से कहा कि साहब कोई गाड़ी अगर आप डीजी ऑफिस की पूल से दिलवा दें तो हम लोग अपने से अपने ऑफिस के लिए कोई जगह तलाशते हैं। उन्होंने कहा हाँ ये बात आपकी सही है और आपको हम एक गाड़ी दिलवा देते हैं। खैर डीजी ऑफिस की गाड़ी थी, कभी और कोई बड़ा अधिकारी किसी दूसरे स्टेट का आना हुआ, कभी कोई एक्स डीजी आना हुआ, कभी इस तरह का बड़ी जो यूनिट्स हैं सीबीआई, आईबी, इनके कोई वरिष्ठ अधिकारी आने हुए तो वो एम्बेसडर गाड़ी उनके काम में लग जाती थी, उस दिन नहीं मिल पाती थी। फिर कुछ दिन तक सत्येंद्रवीर सिंह साहब की वो जो प्राइवेट गाड़ी थी जो मैंने जिक्र किया था कि हल्के हरे रंग की मारुति 800 थी, उससे भी हम अरुण कुमार साहब और सत्येंद्रवीर सिंह साहब जगह जगह गए। तब तक हम लोगों ने ये भी कहा कि भाई हम लोग कब तक घूमते रहेंगे, ऐसे कुछ और लोगों को हम लोग तलाश कर लें जो हम लोगों के साथ रहे हैं और हम लोगों के पैमानों पे खरे उतरते हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल्स, ताकि थोड़ा सा ये ऑफिस ढूंढने का काम और इस सब काम में आसानी हो। ओपी त्रिपाठी उस समय आ गए, मालवीय आ गए, ये 2 लोग थे, श्यामाकांत त्रिपाठी भी उस समय आ गए।
ये 3-4 लोग हो, इन लोगों ने ढूंढना शुरू किया। और जहाँ जहाँ हम लोग प्राइवेट, ये भी कहा डीजी साहब ने, एडीजी एलओ साहब ने कि आप प्राइवेट मकान भी ढूंढ लीजिए और उसका जो किराया होगा वो डीजी ऑफिस से पे कर दिया जाएगा। प्राइवेट मकान इन सब लोगों ने, हम लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसको जैसे ही पता लगता था कि ये पुलिस के कोई कार्यालय खोलने की बात या पुलिस वालों के रहने की, तो वो हाथ जोड़ लेता था, मना कर देता कि नहीं साहब, हमारा खाली नहीं है, हम अभी देंगे नहीं, या हम और हमारे भाई हैं उनसे पूछ लें, अपने बेटे से पूछ लें। बहरहाल बहुत दिक्कत हुई कि हम को कोई ऐसी जगह मिले जहाँ से हम इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकें। आज काफ़ी समय हो गया। अब एसटीएफ की स्थापना का जियो आना है, अगले अंक में विधिवत एसटीएफ की स्थापना होगी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।